बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन HBL PSL 11 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। तो आज एक मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में एक और मैच हुआ और 3 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम, जो इस मरतबा दिफाई चैंपियन भी है, जिसने गुज़िश्ता बरस फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर तीसरी मरतबा टाइटल जीता था, लेकिन आज लाहौर को 6 में से चौथे मैच में शिकस्त हुई और इस तरह से लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी जो है वो एक सवालिया निशान छोड़ गई है उसके सपोर्टर्स के लिए, जो बड़े पुरुम्मीद थे कि लाहौर कलंदर्स की टीम इस सीज़न में एक मरतबा फिर अपनी फतूहात के झंडे गाड़ने में कामयाब होगी, लेकिन उसके बैट्समैनों ने बड़ा मायूस किया, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रन्स लाहौर कलंदर्स की जानिब से हसीबुल्ला ने किए, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिनसे इनिंग्स ओपन नहीं कराई गई बल्कि उन्हें मिडिल ऑर्डर में भेजा गया। 123 रन उन्होंने अब तक बनाए और उसके अलावा फ़खर जमान 98 रन बना चुके हैं क्योंकि उनके 2 मैचेस मिस हुए। तो उसको देखते हुए बैटिंग जो थी वो लाहौर कलंदर्स की नाकामी का सबब बनी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उस्मान तारिक, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, उनका जो स्पिन डियो है उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन उस्मान तारिक आज अपनी फॉर्म में नजर आए। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, जहांदाद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह में रायली रोसो, जो एक तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, जो वाहिद गैर मुल्की क्रिकेटर हैं, जो HBL PSL में 100 से ज़ायद मैचेस खेल चुके हैं, आज रायली रोसो की 60 रन की इनिंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स की 6 विकेटों की फतह का सबब बनी। इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि आज की इस कामयाबी के बाद अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है और फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अब चौथे नंबर पर आ गई है। इस पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड है तीसरे नंबर पर, इस पर भी हम बात करेंगे और दीगर चीज़ों पर बात करेंगे HBL PSL के हवाले से। और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये हैट्रिक कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में भी, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी, फिर ये PSL खेले काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। तो इनसे ज़्यादा कौन बेहतर तौर पर HBL PSL के हवाले से अपनी माहिराना राय दे सकता है। लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे फवाद आलम से और इनसे पूछेंगे कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई। जिस तरह बाबर आजम का सदका उतारा था HBL PSL के CEO सलमान नसीर साहब ने, तो क्या लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों का भी सदका उतारना पड़ेगा? इस पर भी बात करते हैं। फवाद, 134 रन लाहौर कलंदर्स की टीम आज सिर्फ स्कोर कर सकी। जैसे आगाज़ हुआ, फ़खर जमान जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि वो अपनी फॉर्म में, लेकिन उन्होंने जैसे बोल्ड किया जहांदाद खान ने और फिर उसके अलावा शुरू में मोहम्मद नईम भी आउट हो गए। क्या समझते हैं बुनियादी वजह क्या थी लाहौर कलंदर्स की इस मायूस कुन बैटिंग की? बिल्कुल, जब उन्होंने शुरुआत की तो ऐसे ही लग रहा था कि अच्छे टच में है और जोसेफ ने उनको आउट किया था, बोल्ड किया था और वही टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि देखिए जब भी लाहौर का जब भी मैच होती है पूरी बैटिंग जो है इन्हिसार करती है फ़खर जमान पे, तो जब भी वो रन्स नहीं करते, आप पहले भी हमारी यही बात हुई, अगर फ़खर जमान क्योंकि एक ही फ्रेंचाइज से खेलें, लाहौर की जितनी भी फतूहात हैं, अगर लाहौर अगर 60 मैच जीता है तो 60 में से 52 मैच वो होंगे जिसमें फ़खर जमान ने रन्स किए होंगे। तो वो 52 मैच का देख लें आपके कितना एवरेज कितना निकलता है। तो आज अभी देख लें जितने भी मैचेस अभी वो हारते जा रहे हैं उसमें फ़खर जमान का ज़ाहिर है वो सारी की सारी रिलायबल बैटिंग ही उन पे आती है फ़खर जमान पे। और अभी उनके साथ अगर आप नईम की बात करें, इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक रेगुलर खेल रहे हैं 2 साल से, ये तीसरा एडिशन है उनका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें नज़र नहीं। असलंगा को आज इन्होंने खिलाया आके, ज़ाहिर है वो पहला मैच खेले अपना, ज़ाहिर है वो भी इतने फॉर्म में नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड कप वगैरह में भी थे तो उसमें भी फॉर्म में नहीं थे, वो उसमें से भी ड्रॉप हुए। एक मोहम्मद फारूक खेले आज नए बैट्समैन, वो बिल्कुल अभी ठीक है पहला मैच था बट खेलने से पता चलना चाहिए कि प्लेयर में प्लेयर ही है, तो वो उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। फिर ज़ाहिर है शाहिनशाह अफरीदी पहले बैटिंग पे आए, फिर सिकंदर रजा आए। देखें जो भी ये T20 स्पेशली अगर आपकी बैटिंग कुछ नहीं करेगी ना तो बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते, चाहे भले कितने भी अच्छे आपके पास बॉलर्स हो। फिर अनफॉर्चुनेटली इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास स्पिनर्स नहीं है, तो ये भी इनको बहुत मुश्किल साबित होगा। समी फास्ट बॉलर्स पर रिलाय कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, हारिस रऊफ हों, शाहीन आफरीदी हों और अगर उनके दीगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जिस तरह से अलजारी जोसेफ ने बॉलिंग की, एक तो उनकी हाइट ज़्यादा है, फिर उन्होंने आज
यॉर्कर लेंथ की भी गेंद की जिस पर फ़खर जमान बोल्ड हुए, वो क्रॉस बैट खेलने गए थे। उसके अलावा नईम तो खैर इनसाइड एज पर आउट हुए। क्या समझते हैं बॉलिंग बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी उस सूरत में जब आपकी टीम रन ज़्यादा स्कोर करेगी? लाहौर कलंदर्स ने जो जिस तरह फवाद ने कहा कि वाकई में उनके पास कोई जेन्युइन ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो उनके लिए आज उसामा मीर को उन्होंने खिलाया जो उनके लिए मुश्किल डाल सके। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने यही बात की देखें पिछले प्रोग्राम में, जब से कंट्रोवर्सियाँ हमने सुनी है लाहौर कलंदर के बारे में, तो उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गया है। फिर आपने बात की जारी जोसेफ की। देखें, आप अगर बात करें कि हमारे जितने भी मतलब पुराने क्रिकेटर हैं और जो रिलेटेड हैं वो यही बात करते हैं कि पेस की क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन हमने इस PSL में देखा किस तरह नाहिद राजा ने बहुत तेज गेंदें की। आज अलजौहरी यादव भी 150 किलोमीटर के पास बॉलिंग कर रहे थे और एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे। तो देखें अब फ़र्क आया बैट्समैनों का। अब बिल्कुल सही कहा, फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। जैसे ही वो आउट हुए तो लाहौर की बैटिंग में ख्याल में उस तरह से फिर स्टेबल हुई और पहली पार्टनरशिप में लगे थे। आप समझते हैं 2 मैचों का जो बैन था फ़खर जमान पर, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हुए और जब उनकी वापसी हुई 2 मैचेस के बैन के बाद तो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि शुरू में उन्होंने एक निस्फ सेंचुरी बनाई थी टूर्नामेंट में आगाज में। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई सही कह रहे हैं कि जब से फ़खर जमान का ये वो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जाता है लाहौर कलंदर का। और आप देखेंगे मुझे लगा काफ़ी सारी टीमें इस PSL में प्लान B प्लान C के साथ नहीं आई। ठीक है, आपसे नहीं हुआ, लेकिन आप ओवरऑल अगर लाहौर की बैटिंग देखें पूरे टूर्नामेंट में तो अभी तक वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। काफ़ी इन्होंने यंगस्टर आज फारूक भी ट्राई किए हैं, हसीबुल्ला थोड़े बहुत रन कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से बैटिंग में स्पार्क नजर नहीं आया। सिकंदर रजा की बात करें 8वें नंबर पे वो आ रहे हैं। ये हैरत की बात है। ये फवाद से पूछूंगा कि सिकंदर रजा को इतना क्यों लेट भेजा उन्होंने? जी हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सही कॉम्बिनेशन नहीं है या सही तरह से वर्कआउट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अभी भी 4 मैच बाकी हैं लाहौर के पास, तो इनको बैठना पड़ेगा, अपने कॉम्बिनेशन को रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना पड़ेगा। अगर ये चारों मैच जीतने फिर इनका चांस है आगे प्ले ऑफ में जाने का। और लाहौर कलंदर्स के पास कोई मुस्तनद कोच भी तो नहीं है ना। रियाज आफरीदी उनके कोच हैं लाहौर कलंदर्स की। अगर आप टीम को देखें जिस तरीके से लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस ही डिफरेंट थी, इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी क्या वजह समझ? देखिए, अगर आप देखें तो 11वां एडिशन है तो उनके तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं, आकिब जावेद जब थे शुरू में हार रहे थे, फिर जीते। आकिब भाई थे, लेकिन उसके बाद देखने के जब से आकिब भाई नहीं है तो यही मैनेजमेंट में तो यही लोग ही हैं जो चला रहे हैं हमारे लोकल सारे उसी में। और इन्हीं की कोचिंग है। रियाज अफरीदी आप कह लें, एक वकास लुद्दा जिनको हम कहते हैं वो भी थे इनके उसमें, फास्ट बॉलर जो जी बिल्कुल वो भी थे। तो मतलब यही मैनेजमेंट है इनकी। 1-2 नाम मुझे याद नहीं आ रहे, वो अभी आ जाएगा प्रोग्राम के साथ। तो इनके पास कोई भी इन्होंने कोच नहीं रखा, ये लोग ही चलाते हैं। और इन्हीं की कोचिंग में ये लोग 2 एडिशन इन्हीं की कोचिंग में जीते हैं, क्योंकि पहले एडिशन के बाद आकिब भाई जब वो जीते थे उसके बाद तो आकिब भाई साथ नहीं है 2 एडिशन से जब जो 2 जीते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट तो यही चल रही है। हमें अब इन पे अगर डालना तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पूरा साल काम करते हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पे भी काम करते हैं, जो टैलेंट हंट वो भी लगाते हैं। लाहौर पहले नंबर पे है, जो अपना जो है टैलेंट खुद ढूंढता है और पूरे पाकिस्तान में करता है, कहीं एक जगह नहीं रुकता। तो ये हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो उसकी रीजन फिर क्या समझते हैं? अगर टैलेंट भी लेकर आते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप टीम बनाते हैं ना, लास्ट ईयर इनके पास अगर आप फाइनल मैच देखें, फाइनल किसने जितवाया इनको? वो जो श्रीलंकन था वो परेरा ने जितवाया ना इनको। अगर वो परेरा नहीं करता फाइनल तो ये हार गए थे। सिकंदर रजा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उधर ही आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ कि परेरा थे नीचे, फिर सिकंदर रजा थे। उन दोनों ने पूरे, अगर आप देखें लास्ट 2-3 मैचों में उन्होंने ही परफॉर्मेंस दी। ऊपर से फखर करता था, नीचे से ये 2 प्लेयर करते। तो जब जाके चाहे 180 रन हो चाहे 200 रन हो, ये जो है क्या कहते हैं चेस कर जाते थे। अब इनके पास परेरा भी नहीं है। दूसरा, सिकंदर रजा की आपने बात की, वो बिल्कुल फॉर्म में ही नहीं है ना। अच्छा, एक चीज में तो होना चाहिए ना। अच्छा, ना उनसे बैटिंग में परफॉर्म हो रहा है, ना उनसे बॉलिंग में हो रहा है, और ये आता है प्लेयर पे। जैसे फखर की भी हमने बात की कि चीजें कंट्रोवर्सी चलती हैं, बट फखर जैसे प्लेयर के लिए कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं है। बट यस, वो अभी टच में नहीं है। और ये ऐसे ही प्लेयर होते हैं, जब परफॉर्म करते तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते, जब नहीं करते तो बंदा फंसता जरूर है। फिर इफ एंड बट इसी तरह फिर चलते रहते हैं। फखर की जो बात कर रहे हैं, फखर थोड़ा सा मेंटली एक आदमी पे अगर 2 मैच का बैन लग जाए, उसने अपील की, अपील उसकी रिजेक्ट हो जाए, पहले वो कह रहा था कि मैं अदालत से रुजू करूंगा, उस पर भी वो कोई आगे पेशरफ नहीं हुई, तो जहनी तौर पर तो आदमी वो होता है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का मजीद आगाज करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से। और आज जो मैच खेला गया नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, उस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने। याद रहे कि लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का फाइनल हुआ था, जिसमें सिकंदर रजा और कुसाल परेरा की उम्दा बैटिंग की बदौलत जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की थी। आज लाहौर कलंदर्स ने को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से शिकस्त दी। ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और ब्रेक पर जाने से कबल हम मोहम्मद समी से जो पूछ रहे थे उसका जवाब लेते हैं। मोहम्मद समी, क्या कहेंगे उस हवाले से जो मैंने आपसे पूछा कि जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इनकी और बॉलिंग के हवाले से खास तौर पर? बिल्कुल देखें, जहाँ तक बात रही फ़खर ज़मान की, आपने पूछा था, तो फ़खर ज़मान बाकी लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जैसे ही उनकी विकेट गिरी, फिर जिस तरह की बॉलिंग की अलजारी जोसेफ ने, फिर साकिब खान आज खेले हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर है इस साल, तो वो लगा उनको पता है कि किस जगह पे बॉल कर रहे हैं, देखने को अच्छा लगा। और बात की अलजारी जोसेफ की, बहुत ही आज तेज़ बॉलिंग की है। हाइट का भी एडवांटेज है उनको और तेज़ भी की उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल हाइट का भी एडवांटेज है। और जिस तरह से बॉल कोशिश की है कि फ़खर ज़मान को अंदर लाएं, तो टोटली ख्याल वहीं से बैकफुट पे आ गए। हमने बात की कि कोयटा के स्पिनर जो है वो डोमिनेटिंग है, लेकिन पिछले चंद मैचों से उन्हें अप फ्रंट विकेटें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो स्पिनर से वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आज जैसे ही उनको विकेटें मिली, जानदाद खान ने और अलजारी जोसेफ ने ब्रेक थ्रू दिया, तो आप देखें स्पिनर का रोल बिल्कुल ही उन्होंने मैच वन साइडेड कर दिया। फवाद, क्या वजह क्या समझते हैं अलजारी जोसेफ ने की अच्छी लाइन और लेंथ, जिसकी वजह से उन्होंने बैट्समैनों को मुश्किल? देखिए, एक्सपीरियंस है, सारी लीगें खेलता है वो, टेस्ट और वनडे सारी लीग खेला है। एग्जैक्टली, अपनी कंट्री से टेस्ट भी खेलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करंट वो अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में लीग्स खेल रहा है। ये सिर्फ लीग्स नहीं खेल रहा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी लाइन लेंथ पे भी और पेस पे भी। और अभी यंग है, जाहिर है अभी इतनी एज भी नहीं है, 2-3 साल ही हुए इनको आए हुए, तो जाहिर है वो नजर आता है एक पैशन जो कहते हैं ना फास्ट बॉलर का, और जो लगता है कि हाँ यार कोई फास्ट बॉलर जो है भागता हुआ आ रहा है और आपको पता है उसकी हाइट भी है, लेंथ पे बॉल मारेगा तो बॉल किधर आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी विकेटों पे आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता लेंथ से बॉल हिट करना और अच्छी जगह जो है हाइट पे बॉल जाए। तो ये जोसेफ ने और नाहिद राना ने दोनों ने जो है जस्टिफिकेशन दी है इसकी और इम्प्रेस किया है, जिसकी वजह से अगर आप फ़खर को आज देखें तो फ़खर खड़े खड़े ही मेरे ख्याल से एज अ बैट्समैन मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयार थे कि थोड़ा पीछ उसको बाउंसर आएगा, वो बाउंसर के लिए तैयार था। उसने जो है गेम्बल किया, उन्होंने फुल लेंथ बॉल करी जो यॉर्कर टाइप बनी, हाफ वाली थी बिल्कुल। आप देखें कि उसके पैर से भी जमे हुए थे और वो शॉट मारने का टोटली जो है लाइन मिस कर गया। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि अलजारी जोसेफ दुनिया की कौन सी लीग है वो नहीं खेला? कैरेबियन प्रीमियर लीग, IL T20, IPL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके अलावा जितनी भी लीग्स हैं वो सारी की सारी खेला है। समी लीग्स खेलने का तजुर्बा यकीनन उसमें और आदमी मन जाता है, जिसे कहना चाहिए कि तजुर्बा बहुत ज़्यादा हासिल होता है। जी हाँ, बिल्कुल देखें, लीग खेलने से आप डिफरेंट कंडीशन में आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में आगे खेलते हैं, एक्सपीरियंस तो होता है, फिर आपको एटमॉस्फेयर पता चल जाता है कि किस कंडीशन में किस तरह से, मतलब एक्सपीरियंस आपको मिलता है, सीखने को मिलता है। और क्रिकेट गेम ये है कि जब तक आप खेल रहे हैं आपको सीखने का अमल जारी रखता है। तो आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इनको 4-5 मैच लगे, इस तरह की बॉलिंग पिछले मैचों में नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आए, एग्रेसिव बॉलिंग की है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जहांदाद और इन्होंने पार्टनरशिप किया, वहीं से बैकफुट पे आ गई है लाहौर कलंदर। सही। अब चलते हैं गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच, कि क्या गेम चेंजिंग मोमेंट था, और ये सर्विस टायर के ताउन से हम पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या था गेम चेंजिंग मोमेंट। और बोल्ड कर दिया, शायद बाउंसर की तवक्को कर रहे थे फ़खर ज़मान, और ये तेज गेंद की जो सीधी स्टंप्स में आई और पाश कर दिया फ़खर ज़मान के दिफा को। जी, आपने देखा, और सर्विस टायर जो है वो आलमी मयार की ज़मानत बन चुका है, एतमाद और मयार की ज़मानत बन चुका है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के, फ़खर ज़मान शॉर्ट पिच डिलीवरी के इंतज़ार में थे, लेकिन क्या ज़बरदस्त उन्होंने गेंद की अलजारी जोसेफ ने, और ये गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच था। क्योंकि अगर फ़खर ज़मान खड़े रहते तो जिस अंदाज से वो आज बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। अब हम चलते हैं फवाद उनकी बैटिंग की तरफ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। रायली रॉसो वाहिद खिलाड़ी है गैर मुल्की कि जिसने 100
से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस, T20 मैचेस खेले हैं HBL PSL में। आज उसकी, हालांकि 2 खिलाड़ी उनके जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो 104 रन की पार्टनरशिप हुई है हसन नवाज और रायली रोसो के दरमियान, आप समझते हैं कि वरना तो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन उस पार्टनरशिप ने बिल्कुल ही मैच का पासा पलट दिया। रायली रोसो जाहिर है, जी देखें एक्सपीरियंस है, जाहिर है उनको पता था कि रन इतने नहीं है और अर्ली ऑन जो 2 विकेटें उनकी गिरी तो उन्होंने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। लगे आप देखें स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का ही है उनका, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी उन्होंने बैटिंग की। लेकिन मुझे अच्छी बैटिंग किसकी लगी? हसन नवाज की। जिस तरह से वो आगे खेला, जिस तरह से आके इम्प्रोवाइज किया, उसका एक 153 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, उसने 32 बॉलों पर 49 किया है। तो वो मेरे लिए खुशाइन बात थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें ये चीज़ मिसिंग है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें जो ऊपर लेवल पे हम पाकिस्तान टीम को देखते तो उसमें हमें 150 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए 4 नंबर वाले बैट्समैन से, तो जो हसन नवाज ने की। एक चीज़ मैं और कहता हूँ, ठीक है आज कोयटा जीती, वेरी गुड, क्योंकि जाहिर है उनका आज का मैच जीतना बहुत जरूरी था, वरना ये वो टॉप 4 में जो है ना हकदार नहीं रहते, वो बाहर हो जाते। एक मैच चक्कर में शुरू से ऐसे बोल रहा था, एक लड़का यहाँ से गायब हो गया पूरी डिश से, तो ये मैं आपको ज़रा नज़रों में लाऊं कि ख्वाजा नाफे किधर चला गया। ठीक है, मैं यही कह रहा था ना कि पहले 5वें नंबर से शुरू हुआ, फिर 4 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर ओपन पे आया। मैंने यही कहा था ये ना हो कि आगे चल के भारी हो जाए, 2 में उसको ग्लव्स भी पहनाए। अब कहने का सिर्फ बताने का मकसद ये है, उस यंगस्टर को भी बताने का मकसद ये है कि जब तक आप रन्स नहीं करोगे ना, जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आप अपनी फ्रेंचाइज से बाहर हो गए। आप अगर अपनी फ्रेंचाइज से बाहर हो गए तो आप पाकिस्तान में कमबैक कैसे करोगे जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाओगे। और कोयटा को देखा कि इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ख्वाजा नाफे के साथ साथ, जो कि फ़ौरन पाकिस्तानी टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल हो गए, उनके साथ साथ हम हसन नवाज पर भी बात करेंगे, जिनके 283 रन हैं इस टूर्नामेंट में और वो बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स मोहम्मद शमी और फवाद आलम। और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे हसन नवाज की, शमी से पूछते हैं, फिर फवाद आलम की तरफ आएंगे। हसन नवाज पिछले टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, इस टूर्नामेंट में भी 283 रन बना चुके हैं। आज भी मुश्किल वक्त पर जो उनकी पार्टनरशिप हुई 104 रन की, कैसे देखते हैं हसन नवाज? विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तानी टीम से तो बाहर हो गए, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो ब्लॉसम कर रहे हैं। बिल्कुल इकबाल भाई, लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका गेम देखें तो बड़ा फ़र्क दिख रहा है कि पिछले सीज़न से और इस सीज़न में। हालांकि पिछले सीज़न में ज़्यादा रन किए थे, लेकिन जितनी डिफ़िकल्ट विकेटें इस दफ़ा आई हैं, थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं बैट्समैनों की, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम को लेके चल रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि मिडिल ऑर्डर में आके मैं पूरा लंबा को लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि एंड तक जाएँ और टीम को फतवा दिलाएँ। तो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। जिस तरह अगर आप सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इतने नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन है। और जैसे खेल रहे हैं, होपफुली ये आने वाले मैचों में भी इसी तरह खेलेंगे और अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। फवाद, वाकई में मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है पाकिस्तान की सफ़र कर रही है। इतने सारे हमने T20 वर्ल्ड कप में भी ओपनर्स हमने बहुत सारे टीम में सेलेक्ट कर लिए। अब हसन नवाज जो ओपनर था वो मिडिल ऑर्डर में आ गया है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुआ था। आप समझते हैं वो अपना केस मजबूत कर रहा है T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, जितनी इसमें परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे समी भाई ने कहा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी जा रही है, तो होपफुली उसने केस अपना मजबूत किया है। बट जब सेलेक्टर्स पे उसको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, हसन नवाज का नंबर ही सही है, 4 नंबर? जी बिल्कुल सही है, जो कि ज़ाहिर है परफॉर्मेंस कर रहा है और खेल रहा है अपनी फ्रेंचाइज से और लीड कर रहा है, तो उसका नंबर ये ठीक है बिल्कुल। समी, अगर हम इनकी टीम को देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को, तो और फिर उसके अलावा हम शामिल हुसैन की तो बात करनी भूल गए। शामिल हुसैन ने इब्तदाई 2 मैचेस में रन स्कोर किए, लेकिन फिर उसके बाद आज भी वो 0 पर आउट हुआ। उसकी कारकर्दगी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस से साबित करूंगा। क्या वजह क्या समझते हैं? बैटिंग ऑर्डर उसका शफल किया गया है या ओपनर? आज तो ओपनर आया है वो। जी बिल्कुल, देखिए बैटिंग ऑर्डर से भी फ़र्क आता है। ज़ाहिर सी बात है, 2 मैच में ओपन जाए, 2 मैच में नीचे आए, तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना आपके साथ कोलैबोरेट कर रही है, कितना आप पे कॉन्फिडेंस
रख रही है और कितना आपको साथ देकर चलिए, तो ये चीज़ें देखने की होती हैं। फिर लेकिन चांस बहरहाल मिला इन्हें, आज रन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊद शकील वो खुद भी देखें, खुद भी एक आध मैच में उन्होंने रन किए हैं, कोशिश कर रहे हैं वो स्टेबल बैटिंग करें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो बैटिंग अभी भी कंसर्न है कोयटा के पास। अपर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर आज रायलू से चले हैं तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग में उस तरह से क्लिक नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। आज फवाद उन्होंने दिनेश चंदीमल को अपनी टीम में शामिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने विकेट कीपर हैं और फिर श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हालांकि आज चंदीमल सिर्फ 3 रन बना सके, लेकिन आप समझते हैं एक तजुर्बाकार खिलाड़ी के आने से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर होगा और उनकी टीम में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी अगर देखें तो ये लास्ट ईयर भी 3-4 मैच खेले थे इनकी तरफ से, कोयटा की तरफ से, और इसी तरह किसी की रिप्लेसमेंट में ही आए थे लास्ट ईयर भी। तो इस साल भी दोबारा इनकी रिप्लेसमेंट हुई है। हालांकि इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी कोयटा से लास्ट ईयर, लेकिन इनको फिर पिक नहीं किया गया था। अभी फिर इन्होंने रिप्लेसमेंट में चंदीमल को लिया है। और एक्सपीरियंस प्लेयर जो होता है वो काम आता ही आता है, क्योंकि उस पर प्रेशर, उसको पता है कि प्रेशर को किस तरह हैंडल करना और किस तरह लेकर चलना जब भी टीम प्रेशर में आएगी। आज से जब उनकी बैटिंग आई तो वो लोग मैच ऑलरेडी लाइक 95 to 98% मैच जीत चुके थे, तो वो आउट भी सिर्फ 20-25 रन पहले हो गए। अदरवाइज अनलकी आउट हुए मेरे ख्याल से, पिक नहीं कर पाए, आगे की बॉल पीछे खेल गए। और लेकिन उसका होना बहुत अच्छी बात है। और आगे वो परफॉर्मर ऐसा है कि वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है और इनिंग बिल्ड वाली जो हम बात करते हैं वो इनिंग बिल्ड भी करते हैं। और फिर जब आते हैं कि छक्के मारने हो तो वो नीचे से छक्के भी मारते हैं। समी, पहले हारिस रऊफ की बात करते हैं। हारिस रऊफ आज भी इतने महंगे साबित हुए। 33 रन दिए, चौथा ओवर कर रहे थे, मुकम्मल नहीं कर सके और उनकी टीम हार गई। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस में, हालांकि तेज गेंदें करते हैं, आप भी तेज करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और कभी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होते हैं। इकबाल में देखें, अगर हारिस रऊफ की बात करें तो मेन थिंग जो हम पहले से यहाँ से बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का खेलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं समझता हूँ हारिस रऊफ जिस स्पीड से कर रहे हैं, अगर वो लेंथ पे बॉलिंग करें, 3 विकेटों में करें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन यही बात है कि रेड बॉल खेलने से जो आपकी लेंथ बनती है, जो लाइन बनती है और जो आप विकेट को संभाल करना सीखते हो वो मिसिंग आ रहे हैं। हालांकि आप इतना सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को, तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए किस विकेट पर आपने किस तरह की बॉल करनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर में शाहिन अफरीदी एक नजर आ रहे हैं जो फॉर्म में विकेट ले रहे हैं, और हारिस रऊफ इसी तरह ऑफ डे नजर आ रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, तो उनको तो चाहिए था कि यहाँ पे स्ट्रांगली कमबैक करते इस PSL में, तो क्या अभी तक नहीं नजर आ रहा। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। जोश जगा दे जीत की धुन, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी टेलीनॉर, और उसके अलावा अगर प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस्मान तारिक की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी इस HBL PSL में। इब्तदाई मैचेस में इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, लेकिन आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, उस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई है, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद। एक नज़र डालते हैं सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर और अपने दोनों एक्सपर्ट से उनकी ओपिनियन लेते हैं। अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी की टीम नाकाबिले शिकस्त है अब तक, और पेशावर ज़ल्मी ने 7 में से 6 मैचेस जीते, एक उसके मैच का नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो 9 पॉइंट्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स के 8 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6। फवाद, कैसे देखते हैं इस पॉइंट्स टेबल? बिल्कुल, अभी तो देखें इस्लामाबाद और आप मुल्तान को देख सकते हैं। मुल्तान के क्योंकि 4 मैच बाकी हैं, इस्लामाबाद के 2 मैच बाकी हैं। जो है पेशावर तो क्वालिफाई कर गया टॉप 4 में, अब पहली पोजीशन के लिए है। एक मैच भी जीतेगी तो 15 पॉइंट्स तो किसी के भी नहीं होंगे, सारे मैच भी जीत जाएँ तो वो पहले नंबर पर ही रहेगी। और इस्लामाबाद के पास अच्छा चांस है कि वो 2 मैच जीतेगी, वो भी क्वालिफाई कर जाएगी इजीली, क्योंकि 13 पॉइंट किसी के भी नहीं होंगे। मुल्तान सुल्तान के पास ये है कि अगले जो उनको एटलीस्ट 2 मैच जीतने होंगे ताकि वो 12 पॉइंट्स पे आएंगे, तो वो लोग भी कंफर्म हो जाएंगे। चौथी टीम थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार है, जिसमें कोयटा भी आती है, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन भी आती है, जिसमें कराची किंग्स भी आती है, जिसमें लाहौर कलंदर्स भी आती है। रावलपिंडी तो नहीं आती, तो इनमें नहीं वो कहीं से भी नहीं आ रही, वो खैर है अभी, क्योंकि अभी जितने भी मैचेस हो गए वो चिल कर रही है। लेकिन वो कल अपसेट ना कर दे, लाहौर को मार के इस टूर्नामेंट से बाहर ना करवा दे। लाहौर के समी इस पॉइंट्स टेबल पे देखें आप, हैदराबाद किंग्समैन
जो थी इब्तदाई वो मैचेस हारी और फिर उसके बाद 3 मैचेस जीत कर उन्होंने अपने आप को इस रेस में शामिल कर लिया है कि जो 4 टीमें प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी। समझते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन अगर 2 और मैच जीतती है तब भी उनके 10 होंगे ना, तो फिर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी जिस तरह फवाद ने। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ट्रिकी हो गई। और आप अगर देखें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो 1 पॉइंट इस्लामाबाद ने लिया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो ये भी 8 पॉइंट पे होती। तो मेरे ख्याल में वो 1 पॉइंट का एडवांटेज है इस्लामाबाद को। ओवरऑल अब ये 4-5 टीमें हैं जो कि आप ही 2 स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। पेशावर को तो कोई एडवांटेज नहीं है, पेशावर तो आउटराइट 6 जीत गई है, उसका पॉइंट जाया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। तो अब यही है कि आने वाले दिन जिस तरह इसने कहा है कि रावलपिंडी खुद तो बाहर हो गई है, लेकिन अब हो सकता है वो अच्छा खेल के दोनों बाकी टीमों के लिए भी अपसेट ना कर दे। हाँ, इन्होंने कहा जिस तरह इसने कहा, क्योंकि ये सीनियर खिलाड़ी है ना, इन्होंने 2001 में अपना डेब्यू किया था, 2001 में ना, और तुमने 2009 में फवाद आलम, तो 8 साल तुम सीनियर है ना। 2007 का डेब्यू वैसे पाकिस्तान से टेस्ट मैच की मैं बात 2009 का। अच्छा, अब हम अगर इस पे जाएं, रावलपिंडीज का क्या समझते हो फवाद? कल मैच है रावलपिंडीज का, वही कहा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। ये वो वाली मिसाल कायम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अब जिन के साथ मैच है, हैदराबाद किंग्समैन के साथ भी मैच है इनका, लाहौर के साथ भी मैच है इनका, मुल्तान सुल्तान के साथ भी मैच है इनका, इस्लामाबाद के साथ भी मैच है। आखिरी 4 मैच इनके ये रहते हैं। तो अब ये चारों टीमों के साथ ये ना हो कि ये खुद जीत पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। स्पेशली पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं कलंदर्स की और हैदराबाद की। अच्छा, ये इन दोनों की जो है पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। बाकी वो 2 बहुत आगे हैं, वो एक आध किसी और को भी मारेंगे मैच तो वो लोग क्वालिफाई कर देंगे। ये 2 को जो है वो 4 से बाहर कर सकते हैं लोग। चलें देखते हैं कल क्या होता है। कल जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रावलपिंडीज से है, और रावलपिंडीज के लिए मैच जीतना ज़रूरी है, और अगर लाहौर कलंदर्स को रावलपिंडीज हराती है तो उस सूरत में पार्टी स्पॉइल कर सकती है, ये भी देखना होगा। कल एक मरतबा फिर फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज़ ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।